गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी कमिंग टेस्ट को मेजर टेस्ट कर दें या उससे अगला। सर अभी वाला ही रख लो। चल इससे अगला कर देते हैं। आपको टाइम के हिसाब से मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई तो प्रिपेयर कर लो अच्छे से। अपना जो पिछली बारी टेस्ट हुआ था उसमें मुझे ये ख्याल आ रहा है आपने कहा था दो, कोई एक चैप्टर नहीं डलवाया था आपने तब। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो कुछ था ना ऐसा। चैप्टर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाला था सर, कैपेसिटेंस वाला डाला था। कैपेसिटर्स और करंट डाला था है ना। यस सर। जी ठीक है, जो अगला होगा बच्चों इसमें फिर ये दोनों आएंगे, मैग्नेटिज्म और ईएमआई। ईएमआई हो जाएगा तब तक तो ठीक है। या पूरी डाल दें, डिमांड आई है फुल फिजिक्स टिल नाउ। फुल तो सर नहीं ज्यादा हो चलो जाएगा, एड्स डाल देना सर साथ में। हाँ हाँ, फुल तो नहीं डालूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक बार थोड़ा सा सोच के, मतलब मैग्नेटिज्म तो ऑफ कोर्स आएगा ही पूरा, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके साथ देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो ईएमआई बेटर है, ये डाल देंगे। यस सौरभ सर का ना मैसेज आया था कि 12th की पूरी बायो आएगी। तो जोलॉजी में ना एक हाँ चैप्टर है एवोल्यूशन, वो एक्चुअली कटा था उस टाइम पे। मैम ने बोला था अभी के लिए एक बार हाँ टेस्ट, तो वो वो आएगा। ना, वही डलवाएंगे जो है अब ठीक, सिलेबस में। आप एक हाँ बार बता देना। हाँ ठीक है। सिलेबस में जो मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई ये होएगा अपना। फिर नेक्स्ट टेस्ट में होगा, फिर जो नेक्स्ट 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 टू वीक होगा नेक्स्ट, मैटर। नेक्स्ट टू ओके। नेक्स्ट वाला। हाँ बच्चों इसमें बताओ एक्सरसाइज 0 ए पार्ट, कोई डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक सोलेनॉइड है, उसकी आपको दी हुई है इंफॉर्मेशन। और आपको ये कहा है कि उसके अराउंड एक आपने कॉइल चढ़ाई हुई है ऑफ 10 टर्न्स। और ये भी कहा हुआ है कि जो कॉइल के एंड्स हैं वो कोई रेजिस्टर से ज्वाइन किया हुआ है। Switch is opened, current in solenoid dies to zero in time this much seconds. Find the average current in the coil. तो भाई एवरेज करंट निकलेगा यूजिंग एवरेज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगी?
डेल्टा फाई बाय टी। तो अब हाउ विल यू फाइंड चेंज इन फ्लक्स? आर है, डेल्टा टी है, चेंज इन फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई? पहले सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बाद में करंट खत्म हो गया तो वो जीरो हो जाएगा। तो भाई इनिशियल फ्लक्स क्या हो गई? B इंटू ए इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो 10 इंटू बी क्या होगा? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया ऑफ लूप। ये इनिशियल फाइनल फ्लक्स जीरो। तो इससे डेल्टा फाई निकल के यहाँ पुट कर दो। सर जो सोलेनॉइड्स की टर्न्स वगैरह उसका कोई काम नहीं है इसमें? नहीं, वो तो उसके लिए यूज होगा ना, जो आप बी लिखोगे। और सर म्यू एन आई करके जो होता है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। आगे बचो। फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में आपको कहा है कि देयर इज अ कॉइल ये बड़ी वाली कॉइल है जिसके 1000 टर्न्स है और इसका रेडियस 2 है, और इसके सेंटर पे हमने एक रखी हुई है छोटी सी कॉइल जिसके 50 टर्न्स है। ये सिचुएशन है। बाहर वाली कॉइल में क्या हो रहा है? करंट 1 एम्पियर का था, वो कोलैप्स हो रहा है, मतलब कि पहले 1 एम्पियर करंट है, बाद में जीरो हो गया। तो भाई बाद वाला तो आपको पता ही चल गया कि अगर बाद में करंट जीरो है तो मतलब बाद में फ्लक्स जीरो है। तो फ्लक्स फाइनल इज जीरो। नाउ व्हाट अबाउट इनिशियल फ्लक्स? हम किसके लिए लिख रहे हैं? ग्रीन वाले लूप के लिए, छोटे लूप के लिए। तो इनिशियल फ्लक्स क्या होएगी? नंबर ऑफ टर्न्स उसके 50 इंटू बी इंटू एरिया। अब जहां पे ग्रीन लूप है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ग्रीन लूप के अंदर? बड़े वाले लूप के कारण वो कौन सा रिजल्ट लग जाएगा? सेंटर वाला। तो 50 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, और कौन सा? बड़े वाला, मैं आर आउटर लिख रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि म्यू नॉट आई बाय 2r तो एक के कारण है। मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ग्रीन लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये इनिशियल फ्लक्स हो गई। तो इनिशियल फ्लक्स आ गई, फाइनल फ्लक्स जीरो है, टाइम गिवन है, तो उससे आपके पास एवरेज ईएमएफ निकल आएगी। आगे बचो। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में सर फिफ्थ पार्ट है जो लास्ट वाला हीट फाइंड करने वाला। देख लेता हूँ। इसमें बच्चों एक बार फिर से समझ लो, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, हम जो ब्लू वाला लूप है, जो बड़े वाला लूप है, उसके अंदर चेंज इन करंट के कारण निकाल रहे हैं कि ग्रीन लूप के थ्रू कितना चेंज इन फ्लक्स होगा। तो भाई फाइनल करंट तो जीरो हो गया, तो फाइनल फील्ड जीरो हो गई, तो फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो गई। इनिशियली जो करंट है उसके कारण फील्ड क्या होगी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लूप के सेंटर वाला, सर्कुलर लूप के सेंटर वाली जो फील्ड होती है, वो वाला फॉर्मूला। तो म्यू नॉट आई बाय 2r वाला फॉर्मूला लगाया हमने,
उसको बड़े वाले लूप के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके लिए किया? बी निकालने के लिए। और ठीक है, मतलब एक बात को समझो ध्यान से कि यहाँ पे दोनों नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से भी 1000 से भी। 50 से क्यों हुआ? फ्लक्स निकालने के लिए, मतलब कि भाई एक टर्न के थ्रू इतनी फ्लक्स है तो टोटल कितनी फ्लक्स होएगी। और 1000 से क्यों हुआ? बी के लिए। तो सर हो यहाँ पे गया? आप अंदर वाले रेडियस को इतना छोटा मान रहे हो कि जो यस, सेंटर वाला भी है वही सारे के अबाउट होगा। यस। तो आप अगर वैल्यूज देखो वो जान के ऐसी दी हुई है। देखो इसका रेडियस 1 mm है सिर्फ अंदर वाले का, और आउटर का 2 है। ये रेडियस इतना छोटा इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप ऑलमोस्ट ये मान लो कि जस्ट सेंटर वाली आप मान पाओ कि आप कि आप ये सारे के सारे ग्रीन रीजन में सेंटर वाली फील्ड वाला फॉर्मूला लगा सको, राइट? अदरवाइज तो वो एग्जैक्ट सेंटर के लिए ही एप्लीकेबल है, बट क्योंकि रेडियस बहुत छोटा सा है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चल पूरे पे ही लगा दो कि ऑलमोस्ट सेंटर वाली फील्ड ही होएगी। हाँ ईशांक, हो गया क्लियर? सर यस। सर इसमें फाइनल फ्लक्स 0 कैसे हुआ? फाइनल करंट 0 हो गया ना, वो लिखा है कोलैप्सेस। एक बार और बता दीजिए, ये जैसे आपने सॉल्व किया है। ये कोलैप्सेस लिखा हुआ है, इससे पता चला हमें कि करंट 0 है फाइनल। ओके। सिक्स्थ का फिफ्थ पार्ट तो आपको 5 दिया हुआ है, और क्या कुछ दिया है? रेजिस्टेंस दी हुई है। जीरो से 5 तक हीट। अच्छा, तो वो आपका आंसर इसलिए नहीं आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे होगे, फोर्थ वाला करंट निकाल के उसको आई स्क्वायर आर कर रहे होगे। इंस्टेंटेनियस के हिसाब से होना चाहिए ना। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ईएमएफ निकाल लो, माइनस d∅/dt। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इस केस में तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है इसलिए मैंने माइनस लगाया, तो ये बन गया -0.4t -0.4। अब जो पावर है वो हो जाएगी E²/r। तो माइनस कॉमन ले लो, 0.4 भी कॉमन ले लो, तो 0.4² t+1² r भी 0.4 है, तो एक 0.4 कट गया, तो 0.4 इंटू t+1²। अब ये पावर क्या होती है? dh/dt। तो अब हीट कैसे निकलेगी? 0.4 इंटू t+1²
dt, इसकी इंटीग्रेशन 0 से 5। ठीक है जी। सर करंट से क्यों नहीं कर सकते सर, मतलब? बिकॉज करंट वेरी कर रहा है आपका, तो कांस्टेंट करंट नहीं है ना। आई स्क्वायर आर तो हम कांस्टेंट करंट के लिए लगाते हैं। जब आपका तो सर करंट वेरी कर रहा है तो आप क्या कह रहे हो कि भाई हर हर करंट के लिए हीट निकाल के सबको ऐड कर दिया हमने। तो हीट भी मतलब वेरी करेगी अगर करंट वेरी कर रहा है तो? हाँ, तो इसलिए हमें फिर इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर। 8th क्वेश्चन, रेडियस दे दिया, ईएमएफ पूछिए। तो 8th क्वेश्चन में बच्चों फ्लक्स हो जाएगी b into area, radius was r naught plus t, तो ईएमएफ हो गई माइनस d5/dt, तो माइनस b, पहली टर्म का तो 0, दूसरी टर्म t स्क्वायर का 2t, तीसरी टर्म का 2r, एक पाई भी आएगा, तो ये बन गया -2πb इंटू टी प्लस आर नॉट। आगे 10th देखना। टेंथ क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड तो भाई कोई भी फील्ड है, आपने पहले कॉइल को उसके अंदर रखा और फिर आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो चार्ज आपको दिया हुआ है 7.5 मिली कूलम, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर। डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू एरिया गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 0.5। इसको सॉल्व करके निकल आएगा। मेरा आंसर ना 3 आ रहा था। बच्चों आ रहा है इसका आंसर? हाँ बच्चों, आ रहा है इसका आंसर? आ रहा है भाई। आगे बच्चों बी पार्ट,
पार्ट में थर्ड का सी। सेकंड क्वेश्चन का भी सर सी और डी पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का सी देखो, तो जो सेकंड का जो सी है वो तो हमने क्लास में कल किया ही था, कॉइल वाला। कि कॉइल वाले केस में हमने देखा था कि जो ईएमएफ आई थी वो कांस्टेंट आई थी। ठीक है। सर्कुलर लूप वाले केस में जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। उसका क्या रीजन है बच्चों, अभी आज की क्लास के बाद समझ आ जाएगा। मतलब मैथमेटिकली तो निकल ही आएगा, अगर मैं डी फाई बाई डी टी से कराऊंगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा कि ये कैसे आ जाता है। स्क्वायर लूप वाला तो हमने करके देख ही लिया कि उसमें आता ही है। जो बच्चों डी पार्ट है, इसमें जो मैग्नेट, जो लेफ्ट साइड वाला मैग्नेट है, उससे फील्ड लाइंस किधर को जाएंगी? राइट की तरफ। और जो राइट साइड वाला मैग्नेट है उसकी भी फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, तो वो भी राइट की तरफ ही जा रही होंगी। तो जैसे जैसे दोनों मैग्नेट्स पास आ रहे हैं, राइट की तरफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। अगर राइट की तरफ बढ़ रही हैं तो उसको अपोज करने के लिए लूप जो फील्ड बनाएगा वो लेफ्ट की तरफ बनाएगा। तो मतलब जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो कैसे करेगा? इस तरह से। देखो यार है समझ? बोलो बच्चों। बोलो भाई कुछ, यस नो बोलो। सर समझ में आ गई। मैंने जान के करंट उनको उल्टा बनाया था यही देखने के लिए कि आप ऐसे ही तो नहीं यस लिख देते। ये करंट की ये डायरेक्शन नहीं बन रही भाई, उल्टी बन रही है। देखो आपको फील्ड इधर को चाहिए ना, लेफ्ट को, तो करंट किधर को आएगा? उसके लिए तो करंट को ऐसे आना पड़ेगा, तभी तो फील्ड लेफ्ट को बनेगी। है ना? तो अगर करंट इस तरह आएगा तो क्या होगा? इस प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाली पे नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड का कौन सा कह रहे थे, सी या डी? सी। ओके। देखो बच्चों, जो लेफ्ट साइड वाला सोलेनॉइड है उसमें आप देखो कि ये जो लेफ्ट वाली वायर है ये आगे से जा रही है, और जो राइट वाली वायर है वो सोलेनॉइड के पीछे से जा रही है। आपको कहा है की जस्ट रिलीज्ड, मतलब पहले सर्किट क्लोज था, अब सर्किट ओपन हो रहा है। जब सर्किट क्लोज था तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? देखो आप,
इस तरीके से। इसके हिसाब से फील्ड लाइंस किधर को हुई बताओ मुझे, सभी बताओ। सर जब बताओ भाई सर्किट सब। सर जब सर्किट क्लोज होगा तो सर पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जाएगा सर। हाँ जी, उल्टा नहीं बना दिया आपने। हाँ यस यस, मुझे दिखानी एकदम बैटरी। तो करंट ऐसे जाएगा। तो अगर इस तरह करंट है, इसके हिसाब से फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ध्यान से देखो भाई, जो वायर सोलेनोइड के बैक साइड पे है उससे करंट ऊपर को जा रहा है, और जो आगे वाली साइड है उससे करंट नीचे को जा रहा है। तो ये जो फील्ड लाइंस बन रही हैं ये टुवर्ड्स राइट बन रही हैं। अब ये जो टुवर्ड्स राइट वाली फील्ड लाइंस हैं ये कम होंगी। क्यों? आपने की को रिलीज किया है तो करंट जीरो हो रहा होगा, तो ये वाली फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी। तो जो राइट साइड वाला सोलेनोइड है वो इसको अपोज करने के लिए इधर को फील्ड लाइंस बनाएगा अपनी। अगर उसने इधर को फील्ड लाइंस बनानी है तो उसके हिसाब से करंट कैसा होना चाहिए बच्चों? यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से नीचे जाना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? लेफ्ट साइड वाला जो सोलेनोइड था उसकी फील्ड लाइंस टुवर्ड्स राइट बन रही थी, वो फील्ड लाइंस कम हो रही हैं क्योंकि हमने स्विच को रिलीज किया है। तो वो फील्ड लाइंस क्योंकि कम हो रही हैं तो राइट साइड वाला सोलेनोइड उसी तरफ को अपनी फील्ड लाइंस और बनाएगा। अगर वो उसी तरफ को बनाएगा तो ऑब्वियसली उसमें भी करंट की वही डायरेक्शन होगी जो लेफ्ट साइड वाले में होगी, है ना? सर फील्ड लाइंस कम कैसे मतलब? ये लिखा ना की जस्ट रिलीज्ड। सर फील्ड एंटरिंग और एग्जिट इज इक्वल टू एग्जिटिंग, ये कब वैलिड है? मतलब हमेशा ही वैलिड होएगा ये? क्या चीज? जो फील्ड एंटरिंग इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग है, मतलब ये फील्ड रूल लाइंस हमेशा ही वैलिड? हाँ, फील्ड लाइंस ये हमेशा ही वैलिड है। वो तो क्लोज सरफेस के लिए होता है ना। ठीक है। उसका तो इससे कोई लिंक नहीं हुआ। ओके सर। हाँ बच्चों, डी पार्ट कैसे होगा इसका? बोल के बता दें। हाँ बोल के बता दो। वो यहाँ पे तो कोई उसके थ्रू नहीं पास करी ना लूप के। अगर आप बना के देखो तो हमने पढ़ा ही है, जैसा लूप है वैसी ही होती है, तो कोई पास ही नहीं कर रही उसके थ्रू, तो जीरो ही यस, रहेगा। तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो मतलब जो वायर के कारण फील्ड लाइंस बनेंगी वो तो सारी खुद सर्कुलर बनेंगी। तो ऐसे, तो देयर आर नो फील्ड लाइंस कटिंग द लूप और पासिंग थ्रू द लूप। तो इसलिए इस केस में कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब लूप के अंदर से फील्ड लाइंस निकल रही हो, उसको कट कर रही हो और उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। cos 90 भी बोल सकते हो कि भाई एरिया वेक्टर तो ऊपर को बनेगा, फील्ड उस प्लेन में है। अच्छा, इसका डी कैसे किया बच्चों सेकंड का?
डी नहीं, बी। ये जो लिखा हुआ है रियोस्टैट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, उससे क्या हो रहा होगा बच्चों? आदित्य हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हो रहा है, अगर आप देखो, मतलब हम सर्किट की रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? आप देखो जो एरो बना हुआ है, सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस रह जाएगी? सिर्फ ये वाली। मतलब अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, इस तरह से है, तो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस बच रही है वो तो ये वाली है, उसके आगे वाली तो सारी खाली जा रही है। तो रेजिस्टेंस सर्किट की कम होती जा रही है। अगर रेजिस्टेंस कम होएगी तो उसके कारण करंट को क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो अगर करंट बढ़ेगा तो ये जो लूप है, इसकी फील्ड लाइंस इधर को हैं, ये बढ़ेंगी, इनको अपोज करना है, तो जो राइट साइड वाला लूप है वो फील्ड लाइंस इधर को बनाएगा। राइट? तो इसमें करंट किस तरह से आएगा? ब्लू फील्ड लाइंस के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा? तो करंट ऐसे होगा ना, वाई से ये चीज होएगी देखो, तो वाई से जेड, जेड से एक्स एंड सो ऑन, एक्स से वाई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो डिपेंड करेगा कि आप किधर से देख रहे हो। तो हमें इधर को चाहिए फील्ड लाइंस, तो इसके हिसाब से जो करंट होगा वो इस तरह होगा। ठीक है जी। सर यस। हम इसके लिए क्लॉकवाइज टर्म क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? मतलब वो तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा ना कि आप इसको लेफ्ट से देख रहे हो या राइट से देख रहे हो।
तो एक को क्लॉकवाइज दिखेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ओके। वैसे ना इसमें फिगर से ये क्लियर नहीं हो रहा बच्चों कि वो कौन सी साइड को आगे मान रहे हैं, कौन सी साइड को पीछे मान रहे हैं। मतलब एक्स बाहर की तरफ है या एक्स अंदर की तरफ है। हाँ, हम साथ वाले कॉइल को देखें तो उससे आइडिया लग जाएगा। देखो साथ वाले में इसको बाहर माना हुआ है, तो यहाँ पर भी ये वाली चीज बाहर को ही। ये बात समझ आ रही है बच्चों। और इससे भी देख सकते हो, ये जो एक्सेस है उससे भी पता चल रहा है। तो x इज टुवर्ड्स यू, मैंने पहले जो था वोल्टा बोल दिया था, x इज टुवर्ड्स यू। तो उसके हिसाब से फील्ड लाइंस हमें ऐसे चाहिए थी। तो जो करंट है वो इस तरह है, y टू x टू z। पीछे कैसे दिया हुआ है, ऐसे ही दिया होना चाहिए। यही है सर। ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of a large capacitor. तो बी का तो बच्चों सीधा, बस ये क्वेश्चन इसीलिए बना हुआ है कि आपको बस ये पता हो। क्या कुछ भी होगा बच्चों बी पार्ट में। कुछ भी नहीं होगा। सिंपली इतना देखना था कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग लाइक कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो करंट इंड्यूस होता है। करंट कब इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, इसलिए सारे पार्ट्स का आंसर बस नो आना। ठीक है, आगे बच्चों। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या होगा कि शुरू में तो ऑब्वियसली जो फील्ड लाइंस हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रही होंगी। ठीक है, आपको वैसे बता रहा हूं मैं कि जब एक ऐसा टाइम आएगा जब मैग्नेट ऐसे अंदर है उसके, तो थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है कि हमारे को फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम ही दिखें जो उसके थ्रू पास कर रही हैं। उसके बाद जब मैग्नेट बाहर निकलना शुरू कर देगा नीचे से, तो फिर से चेंज होनी शुरू दिख जाएंगी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आंसर क्या देना है, ये नीचे की तरफ बढ़ेंगी, उनको अपोज करना है ऐसे, तो करंट इस तरह होना चाहिए।
अब अगेन यहाँ मेंशन नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर तुम अपने व्यू के हिसाब से बता रहे हैं तो फिर आंसर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये तो पहले है, बाद में देखते हैं बच्चों। एक्चुअली ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि शायद वो दूसरी बात भी करना चाह रहे हैं। शुरू में तो ऐसा हो गया कि नीचे की तरफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, उसके बाद क्या होगा बच्चों? देखो जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, जब मैग्नेट पूरा निकल चुका, तो बताओ बच्चों क्या होगा? जैसे जैसे मैग्नेट नीचे को जा रहा होगा तो क्या होगा? तो फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी लूप के थ्रू। तो जो फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जा रही हैं वो कम हो रही हैं, तो उनको अपोज करने के लिए फील्ड लाइंस नीचे को ही बननी चाहिए, तो फिर करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा है, उससे आइडिया लग गया हमें, तो इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। एक्सक्यूज मी सर, यस। एक्चुअली हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही केस से नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो फिर तो हम इनिशियली तो नॉर्थ भी बाहर था, एक पॉइंट पे नॉर्थ अंदर आया, फिर वो मैग्नेट बिल्कुल बीच में होगा, जो मैग्नेट का सेंटर वाला पार्ट है वो रिंग में होगा। उसके बाद जब हम उस बीच वाले पार्ट से साउथ तक जाएंगे तब अलग डायरेक्शन आएगी करंट की, और साउथ से जब साउथ से हम खींच रहे होंगे तब अलग आएगी। तो फिर नहीं, जैसे ही मिड पॉइंट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद तो फील्ड लाइंस कम होनी शुरू हो जाएंगी ना। कैसे सर? मिड पॉइंट के बाद जब साउथ की ओर जा रहे हैं, अभी साउथ क्रॉस नहीं किया पूरा रिंग से, बट साउथ की ओर जा रहे हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हैं ऐसे फील्ड लाइंस। तो जी, तो साउथ तक तो बढ़नी चाहिए। सेंटर पे तो सबसे ज्यादा डेंस होएंगी ना, मतलब सेंटर के ऊपर तो थोड़ा डाइवर्ज ही कर रही हैं। अब मैग्नेट के बीच वाली कंसिडर कर रहे हैं, वो करेंगे हम जो मैग्नेट के बीच में है। एक्चुअली ना इन्होंने क्वेश्चन अब ये क्लियर मेंशन नहीं है कि इन्होंने कहाँ तक की बात की है। मतलब अगर तो आप ऐसे तो पूरा बाहर से अगर आप पार कर रहे हो फिर तो सी बनेगा। अगर वो सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं कि जब पास लेके आ रहे हैं तब ऑब्वियसली वो एक ही पार्ट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला। सर उन्होंने नियर लिखा हुआ है तो सर मतलब पास ही लेके आ रहे होंगे सिर्फ। सो आंसर की में भी ए दिया हुआ है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन मेंट कि सिर्फ थोड़ा वो सिर्फ ऊपर वाले केस की बात ही कर रहे हैं वो। बट आप समझ गए बच्चों? मतलब ये भी बन सकता है क्वेश्चन जिसमें ये हो जाएगा कि भाई पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, अगर ये दिया हो कि बस मैग्नेट को नीचे मूव कर रहे हैं।
राइट? आगे 7th क्वेश्चन, तो करंट की डायरेक्शन शोन है, A and C carry currents in opposite direction. B and C are fixed. Okay, तो C के कारण जो फील्ड लाइंस हैं वो तो टुवर्ड्स राइट हैं ही, और A के कारण जो फील्ड लाइंस हैं वो बन रही हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखो, तो जब आप मैंने शायद गलत बोल दिया, C और A है, तो C के कारण टुवर्ड्स राइट बन रही है और A के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट बन रही है। मैंने शायद पहले B बोल दिया था। A के कारण फील्ड लाइंस जो टुवर्ड्स लेफ्ट बन रही हैं। अब जब आप A को टुवर्ड्स राइट मूव करोगे तो ये जो लेफ्ट वाली फील्ड लाइंस हैं ये बढ़ना शुरू कर देंगी। तो इनको अपोज करने के लिए जो सेंट्रल लूप है B, वो राइट को फील्ड लाइंस बनाएगा। अगर उसने राइट को फील्ड लाइंस बनानी है तो करंट कैसा चाहिए? लाइक दिस। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? C वाली डायरेक्शन। ओके, एक्सरसाइज 1 बच्चों। सर एक बार आप बता सकते थे कैसे विजुअलाइज करना चाहिए जब हम लूप में करंट की डायरेक्शन देखते हैं ऊपर से और नीचे से? क्या चीज कह रहे हो आप? इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे विजुअलाइज करना है, या नहीं, जैसे डायरेक्शन को अगर हम उल्टा देखते हैं वो समझ नहीं आता कैसे विजुअलाइज करना। डायरेक्शन को उल्टा देखते हैं मतलब? जैसे भी जो नॉर्थ और साउथ पोल वाला क्वेश्चन था 6th वाला, उसमें ऊपर से जब नीचे जा रही है तब तो समझ आ गया, उसके बाद जब वो क्रॉस कर गई तब फिर कैसे डायरेक्शन देखी हमने? ऊपर से ही देखी है या नीचे से देखी है? ऊपर से ही। मतलब हमने ये कहा कि ये लूप है, ऐसे अब मैग्नेट है, हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे। तो नीचे से अगर देखते तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी अगर नीचे से हाँ, अगर हम क्योंकि हाँ, वो नीचे yes, वाली साइड पे, तो ऊपर से वो क्लॉकवाइज होगी। हाँ, ये इस तरह सोचो आप। चलो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे एक लूप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है, इसमें लेट्स से करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। जस्ट फॉर क्लैरिटी, ताकि कोई बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको फ्रंट कह रहा हूँ, इसको बैक कह रहा हूँ, ठीक है? जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको कैसा करंट लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है। और जो ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है क्लॉकवाइज।
देखो उसको करंट ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ से पीछे को गया। ये तो अगर लूप है तो उसको अगर हम नीचे से उसके सेंटर एक्सियल पोजीशन से देख रहे हैं इसकी, हाँ हाँ, तो फिर तो एक तो सर्कल ही है, वो तो एक ही डायरेक्शन दिखेगी ऊपर से नीचे से। नहीं नहीं, करंट की डायरेक्शन। ये ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है। ऑब्जर्वर 2 को अगर मैं देखूं तो 2 को ऐसा दिख रहा होगा ना फिगर। जो फ्रंट वाली हमने साइड और फ्रंट और बैक किए हमने कंसिडर, हम्म, वो ऊपर से और नीचे से कैसे फर्क क्या है उन दोनों में? मतलब ये फर्क है ना कि देखो, इमेजिन करो आप ऑब्जर्वर 1 हो, तो आपको जो लूप दिख रहा होगा वो ऐसे दिख रहा होगा। ये वाली मतलब जो फ्रंट वाली साइड है वो आपको राइट पे दिख रही होगी, ठीक है। है ना। और अगर आप ऑब्जर्वर 2 हो तो ये जो फ्रंट वाली साइड है वो आपको लेफ्ट पे दिख रही होगी। उल्टा नहीं हो गया ये थोड़ा? ऐसा करो, अपने रूम में अपना पंखा देखो, आपको भी पंखा घूमता हुआ कैसे नजर आ रहा Anti-clockwise। है? एंटी क्लॉकवाइज है। आप सोचो कोई कीड़ा है छत पे, उसको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज है। अब आप मत देखो, अब सिर्फ उस मतलब उस कीड़े की निगाहों से देखो तो कैसा दिख रहा है? ये नहीं इमेजिन हो रहा कि ऊपर दूसरी साइड से कैसे देखना है। आ, इसको कैसे visualize कराया जाए? नीचे सर मिरर रख के भी देख सकते हैं सर उसको। हाँ, ये हो सकता है। तो मतलब मुझे ऐसे इमेजिन नहीं होता, तो ये मैं मान लेती हूँ कि जो मुझे समझ आ रहा है ऊपर से, मुझे ऊपर से समझ आ जाता है तो मैं उल्टा कर देती हूँ, तो उससे गलत तो नहीं होगा? मतलब अभी आपको ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। हाँ, मुझे ऊपर से एंटी क्लॉक, जो भी आपने फिगर बनाई हुई है स्क्रीन पे, हम्म उससे एंटी क्लॉकवाइज ही पता चल रहा है मुझे, नीचे से नहीं पता चल रहा, तो मैं हर बार ना उल्टा कर देती हूँ, तो इससे गलत तो नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बट आप मुझे ना मैसेज करना एक बार व्हाट्सएप पे, ओके। तो मैं आपको किसी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में एक 3D और भी स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व एक और भी तरीका हो सकता है। आप मतलब एक पेन को हॉरिजॉन्टली रोटेट करो अपनी फिंगर्स के बीच में। अब उस पेन को नीचे से देखो, अब हैंड को थोड़ा नीचे कर लो और अब उस पेन को ऊपर से देखो। उल्टा है। सर एक स्ट्रिंग को भी रोटेट किया जा सकता है ना, मतलब क्लॉकवाइज, तब भी पता चल जाएगा। हाँ, मतलब रोटेट तो कुछ भी कर लो, बस ये चाहिए हमें ऐसा कुछ कि जहाँ दोनों तरफ से देख पाए। देख लिया। कुछ हुआ क्लियर मुझे? यस। ठीक है।
हाँ दिया होगा ऑब्जर्वर आदित्य। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन सर। सर इसमें नेट नहीं पूछा हुआ सर, सिर्फ एमर्जिंग आउट पूछा हुआ है। मैं अभी वही देख रहा हूँ कि यस सर, आंसर 0 दिया हुआ। हाँ जी कि सर। अगर तो आंसर 0 दिया है तो फिर नेट लिखा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बच्चों नेट लिख लो। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में ये फर्क है कि फोर्थ में हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टाइम आंसर कर रहे हैं कि एक केस में धीरे किया, एक केस में लेट किया, तो किस केस में कम टाइम लगेगा, किस केस में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपके कौन से वाले केस में, मतलब आपके कौन सी टर्म्स में डिनोमिनेटर में टाइम आता है उससे। सर इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला कि मतलब स्लोली स्लोली मतलब कि जितनी स्पीड से पहले मूव करवा रहे थे उससे उस कम स्पीड से। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, 1200 टर्न्स है, एरिया दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है। तो मतलब पहले एंगल 0 है, बाद में 180 है, या पहले 180 मान लो बाद में 0 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो बस एन ए बी कॉस थीटा लगा दो, उसका डिफरेंस लेके टाइम से डिवाइड कर दो, और करंट पूछा है तो रेजिस्टेंस से भी डिवाइड कर दो। आगे बचाओ। ट्वेल्थ क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। तो उससे आप चेंज इन फ्लक्स निकाल लोगे, मतलब बी इंटू ए ही करना है बस, बी की दोनों वैल्यूज यूज करके। एक बार फाइनल बी इंटू एरिया, एक बार इनिशियल बी इंटू एरिया। तो ये फ्लक्स का डिफरेंस, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। सर मैंने वैल्यूज पुट करके आंसर तो निकल गया मेरा भी, बट मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है ऐसा, बस उन्होंने जबरदस्ती सिचुएशन सी बनाई हुई है कि बस कोई एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पे उस एरिया के अक्रॉस। ओके। खुशनीत, ये आंसर बच्चों ठीक आ रहा है इसका, 12th का। यूनिट्स का ध्यान रखना, बस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो
करो ट्राई दोबारा, आ जाएगा। हाँ जी, बी पार्ट बच्चों। ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अभी करना है हमें, फर्स्ट छोड़ दो फिलहाल के लिए। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में बी पार्ट में सर इंस्टेनियस और कॉन्टिन्यूस में सर मतलब क्या डिपिक्ट कर रहे हैं ये? हाँ बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, current is flowing in two coaxial coils in same direction. On increasing distance, the electric current will. तो मान लो अभी करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो कोई भी एक लूप को कंसिडर कर लो, उस पर दूसरे कारण देख लो। मान लो मैं लेफ्ट वाली लूप को देखता हूँ, उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो टुवर्ड्स लेफ्ट निकल रही हैं। अब अगर राइट वाला लूप उसके पास आ रहा है तो मतलब फील्ड लाइंस लेफ्ट को और बढ़ रही हैं, उसको अपोज करना है तो फील्ड लाइंस राइट को आनी चाहिए। अगर फील्ड लाइंस राइट को आनी चाहिए तो मतलब करंट जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में ही और इंड्यूस होना चाहिए, तो मतलब करंट बढ़ जाएगा। ठीक है। ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, देखो जब भी हम कोई सर्किट में, ऑब्वियसली अभी की ओपन है तो राइट नाउ जो करंट है वो 0 है। अब जब आप की को क्लोज करोगे तो करंट की कुछ वैल्यू बन जाएगी, बट वो करंट की वैल्यू को बनने में कुछ तो टाइम लगता होगा, जो भी चाहे मिली सेकेंड्स में ही लगेगा, वो कुछ टाइम तो होगा। तो बिल्कुल एक थोड़ा सा टाइम ऐसा होगा जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज कर रही होगी, मतलब वो 0 से लेकर 5 तक हो रही होगी। ठीक है, इट इज लाइक सेइंग कि आपने पंखा ऑन किया तो कुछ टाइम लगता है ना पंखे को अपनी स्पीड पे आने के लिए, तो उसके बाद पंखा उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। तो अब कॉइल बी जो है उसके अंदर करंट कब इंड्यूस होगा? उसके अंदर करंट उसी ड्यूरेशन के लिए इंड्यूस होगा जिसमें कि करंट चेंज कर रहा है, राइट? और वो चेंज करने वाला टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, इनिशियल। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस या कंटिन्यूस, मतलब कि सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए करंट इंड्यूस होगा या कंटिन्यूअसली कॉइल बी में भी करंट फ्लो करता रहेगा। तो बताओ इंस्टेंटेनियस होगा बच्चों या कंटिन्यूअस होगा? इंस्टेंटेनियस। या आगे, सेवंथ क्वेश्चन सर। तो दोनों की एक्सिस सेम है, तो जब स्विच क्लोज किया तो सर्किट के अंदर इधर को करंट आएगा, ठीक है। ये जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से बच्चों फील्ड लाइंस किधर को बन जाएंगी?
बताओ। लेफ्ट या राइट? अगेन इसमें भी स्लाइट कंफ्यूजन हो सकती है कि मतलब वो सोलेनॉइड में करंट कौन सी वाली जो उसका पार्ट है आपकी तरफ है, कौन सा पीछे है। ठीक है, ये बच्चों जब क्वेश्चन कोई आएगा उसमें बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होगा। जैसे मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने शायद ऐसे माना होगा कि जैसे ये नी पीछे को है और ये लेफ्ट वाली ऊपर को है, मतलब ये जो है। सर सबसे लास्ट वाला वो देख लो, उससे पता लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो वही सिचुएशन है। सबसे राइट वाला राइट सर्कल। हम्म, एंड वाले लूप से आइडिया लग रहा है बच्चों। खैर एनीवेज इस केस में तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता मेरे ख्याल। तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखो बच्चों मैं इसको ना एक बार थोड़ा सा क्लियरली दिखाता हूँ। ये मान लो मैं पीछे वाली साइड मान रहा हूँ और सोलेनॉइड में मैं इस तरह से मान रहा हूँ। तो क्या होगा जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, इससे फील्ड लाइंस टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, तो वो मोमेंटली फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको अपोज करने के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, जिस कारण से जो इसके अंदर करंट आएगा बच्चों वो इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब आप सोलेनॉइड की कॉइल और इस वाले रिंग में जो करंट है उसको कंपेयर करो, वो कैसे है, सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में? वो ऑपोजिट में आ रहा है ना? तो अगर ऑपोजिट में है तो क्या होता है करंट कैरिंग वायर्स में? रिपल्शन, राइट? तो इसलिए वो दूर जाएगी। सर ये सर हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जिस साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड पे साउथ पोल बनेगा सोलेनॉइड का।
और उसकी ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल की तरफ है वो कॉइल हमारी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से चेंज हो रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे सकते हैं। हाँ, दे सकता हूँ, बिल्कुल। हाँ बच्चों, और कोई? एट्थ भी बिल्कुल सेम केस है ना? आप देखो बार बार बच्चों ले दे के वही केसेस आ रहे हैं कि बस दो कॉइल्स हैं, है ना, जिनकी एक्सिस सेम है, और हम उन्हीं में कंपेयर कर रहे हैं बार बार कि क्या होगा। डन बच्चों? चलो, ओके। तो बच्चों पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे एसी जनरेटर की। मैंने आपको ये कहा था कि डायरेक्शन वाली बात को हम दोबारा समझेंगे एक बार, ठीक है? तो उसके लिए बच्चों देखो, आप एक बात समझो। देखो, जो सबसे पहले हमारी कॉइल इस तरह थी, और ये इस तरीके से फील्ड लाइंस है, ठीक है? मैं बच्चों फिलहाल बात कर रहा हूं, जब हम इसके ऊपर लिख दो फर्स्ट क्वार्टर सर्कल, मतलब जब कॉइल इस पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है? तो बताओ, ये रोटेशन में फील्ड लाइंस को क्या हो रहा होगा, फ्लक्स को क्या हो रहा होगा? उस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है, मतलब जो उसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उनको क्या हो रहा होगा बच्चों? वो कम हो रही होंगी या ज्यादा हो रही होंगी? वो ऑब्वियसली कम हो रही हैं, जीरो ही हो रही हैं फील्ड लाइंस तो, है ना? तो इसका मतलब बच्चों, अगर फील्ड लाइंस टुवर्ड्स राइट कम हो रही हैं, तो इसके अंदर करंट कैसा इंड्यूस होगा? राइट साइड वाले ऑब्जर्वर को जो नजर आएगा वो कैसा होगा करंट? सोचो। मतलब अब कॉइल क्या कोशिश करेगी कि टुवर्ड्स राइट फील्ड लाइंस बढ़े,
अब टुवर्ड्स राइट फील्ड लाइंस को बढ़ाने के लिए करंट को इस तरह से होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, जो हमारा ऑब्जर्वर मैंने दिखाया है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अब मान लो बच्चों हम सेकंड क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब कि पहले कॉइल, फर्स्ट केस में हमने बात की कि जब कॉइल 90 डिग्री से घूमी है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो 90 से फर्दर घूम रही है। ठीक है? लाइक दिस। अब बताओ फ्लक्स को क्या हो रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? रही है ना? अगर अब फ्लक्स बढ़ रही है तो टुवर्ड्स राइट फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। ठीक है? अगेन टू बी क्लियर, मैं लिख रहा हूं कि ये फ्रंट साइड है, ये बैक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर ये फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो उसको अपोज करने के लिए फील्ड लाइंस किधर को बनेंगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर लेफ्ट को फील्ड लाइंस बननी है तो उसके हिसाब से करंट किधर को आना चाहिए? लाइक दिस। तो अगेन प्लीज रिमेंबर, मैं वो राइट साइड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से ही बता रहा हूं सारा कुछ। यस, इसमें करंट तब तक ही रहेगा जब तक लूप घूम रहा है। तो हमें ये बताना है कि मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन इज कि कैसे लूप के अलग अलग पोजीशंस पर करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब वैल्यू तो अलग है ही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है? ये कोई याद नहीं रखना कि किस क्वार्टर में क्या डायरेक्शन है, वो तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, हर क्वार्टर के हिसाब से देखना है अलग से कि डायरेक्शन क्या हो रही है। ठीक है बच्चों? सर यस। सर जो इंक्रीज और डिक्रीज है सर, वो हमने मतलब शुरू से देखना है कि सर उससे सिर्फ एक स्टेज पहले से ही देखना है? नहीं, वही इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अलग अलग बनाया, क्योंकि क्या हो रहा है कि देखो, पूरे फर्स्ट क्वार्टर को आप एक इकट्ठे देख सकते हो कि जब तक 90 से घूम रहा है तब तक सिर्फ कम हो रहा है। मतलब जब अपना लूप 0 से 90 तक घूमा, हाँ जी सर। तब तक तो क्या हो रहा है कि बढ़ रही है, सॉरी, फील्ड लाइंस बढ़ रही है, कम हो रही है? एक मिनट, कम हो रही है ना फील्ड लाइंस? पहले वर्टिकल था लूप,
अब जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कम हो हॉरिजॉन्टल रही हो है। रहा है हाँ जी सर। तो कम हो रही है। तो इस पूरे क्वार्टर को आप इकट्ठे पढ़ सकते हो क्योंकि इस पूरे क्वार्टर में कमी हो रही है। सर 90 डिग्री के जो आएंगे सर, मतलब हाँ उससे हाँ, हमने 90 में ब्रेक कर दिया क्योंकि हर 90 में बिहेवियर सेम रहेगा। मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है सर। सर तो यस, जो आपने सेकंड क्वार्टर बनाया है हम्म, तो उसमें तो समझ में आ गया कि मतलब कि इंक्रीज होगा, बट जैसे आपने डायरेक्शन बनाई है लूप में, वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ना। नहीं उसके उल्टा आएगी ना क्योंकि बढ़ रही है। रेड वाली लाइंस जो हैं वो तो ओरिजिनल फील्ड की हैं, जो पहले से ही है फील्ड, तो वो बढ़ रही हैं, तो उसको अपोज करना है हमें। तो ओके सर, तो बट हमें तो ये थोड़ी दिखाया सी कि देखने उसको अपोज करने के लिए, मतलब ये जो, मतलब प्लीज बच्चों ये गलती हो सकती है, ऐसा नहीं सोचना कि ये जो रेड फील्ड लाइंस हैं वो ब्लू वाले करंट के कारण है ना। ये ब्लू तो इंड्यूस्ड वाला करंट है, मतलब इसने तो वो वाली फील्ड लाइंस बनानी है जो कि इस रेड को अपोज करे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों जनरेटर से रिलेटेड क्या कुछ हमें याद रखना है। एक तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन, उसमें NAB आएगा। EMF का एक्सप्रेशन, उसमें NAB ओमेगा हो जाएगा। कई बार बच्चों यहाँ पे आपको ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपको वो रिलेशन याद ही होगा ओमेगा और फ्रीक्वेंसी वाला। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा था कि भाई जब फ्लक्स मैक्सिमम होएगी तो EMF मिनिमम है, एंड लाइकवाइज जब फ्लक्स मिनिमम है तो EMF मैक्सिमम है, और दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। सर यस, सर अगर इस एसी जनरेटर में सर जैसे कॉइल मूव करती है ये, तो सर करंट की वैल्यू मतलब चेंज करती रहती है, तो सर फिर इसकी मतलब फायदा क्या होगा इसका? ये इसका फायदा क्या होता है, ये वैसे अगला चैप्टर है अपना, वो AC ही है, उसमें हम पढ़ेंगे। बट आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होगा कि जैसे हम घर में कहते हैं कि जो हमारे घर पे सप्लाई होती है उसको AC सप्लाई कहते हैं हम। हाँ जी वो सर। वेरिएबल ही होती है, मतलब उसमें भी करंट की वैल्यू चेंज ही कर रही होती है हर टाइम पे। तो ये जनरेटर हमें सीधा सीधा वैसी सप्लाई ही दे देता है जो हम अपने घर पे यूज करते हैं। ठीक है सर। चलो ठीक है बच्चों, बस जनरेटर में फिलहाल इतना ही करना है हमें। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह फिर से आएगी अगले चैप्टर में। इसका होमवर्क आपके ने बच्चों C पार्ट करना है 01 का। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, यस, अगर मतलब अभी 2 मिनट हैं तो वो क्वेश्चन देख लो, कौन सा? एक्सरसाइज 2 वाला जो बोला था, एक्सरसाइज 2 उसको मैग्नेट का। देख लेता हूं। सर आप ग्राफ्स की क्लास कब रखोगे? हाँ मुझे वो पूछना ही था, मैं कब रखूं बच्चों क्लास ग्राफ्स वाली?
हमारा शेड्यूल तो है ही आपके पास, जिस दिन नहीं होती हमारी क्लास उस दिन किसी भी दिन किसी टाइम रख। चलो ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। मोस्ट लाइकली आई कीप इट ऑन फ्राइडे और सैटरडे, मैं बता दूंगा। कौन सा कह रहे हो एक्सरसाइज 2 में? 30th है। शेयर कर। होमवर्क बच्चों फिर से एक्सरसाइज 01 का सी पार्ट करना है। हेलिक्स और सर्कल दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं बन जाएगी। यस, तो वो सब बनेगी ना। क्योंकि वो सिर्फ 60 डिग्री एंगल लिखा है, अगर तो आप XZ प्लेन में ले लोगे उसको ठीक तो ठीक सर्कल है। बन जाएगा, अगर XY में लोगे तो हेलिक्स रहेगा। आर्यमन आप कौन से टेस्ट का पूछ रहे हो, मेजर या अभी कमिंग टेस्ट? कमिंग में EMI आएगा टिल एक सेकंड बताओ। EMI टिल E पार्ट, नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, बस यही आएगा EMI। चलो ओके बच्चों, बाय।